जियांग ने लड़की को गंभीर नजर से घूरना शुरू कर दिया और सोचने लगा कि उसे उसके साथ क्या करना चाहिए। उस पल उसके शरीर से लिटिल नाइन की जहरीली धुंध निकलने लगी और उसके पीछे कई कीड़े दिखाई दिए जो लड़की को घूर रहे थे, हमला करने के लिए तैयार थे। वह उसके पास गया, जमीन की ओर देखने लगा और उससे पूछा कि उसे उसे न मारने का कोई अच्छा कारण बताए। यह देखकर वह घबरा गई, जल्दी से उसके सामने घुटने टेक दिए, कुछ सोने के सिक्के निकाले, उसके सामने अपना सिर झुकाया और समझाया कि उसके पास जो भी पैसा था वह सब यही था। इसकी कीमत लाखों में थी, लगभग उसकी जान। वह अपनी जान बख्शने के बदले में उसे देने को तैयार थी। जियांग ने अपने हाथ से एक सोने का सिक्का उठाया, लड़की को देखने लगा और सोचा कि उसमें कुछ ईमानदारी है। लेकिन चूंकि वह बहुत कुछ जानती थी और झूठ भी बोल रही थी, इसलिए उसने फैसला किया कि उसे खत्म कर देना ही बेहतर है। वह खड़ी हो गई, अपनी आंखें बंद कर लीं, एक हाथ आसमान की ओर उठाया और अपने नाम लियो सैंडो की कसम खाई कि अगर वह उससे झूठ बोलेगी तो स्वर्ग उसे 5 वज्रों से दंडित कर सकता है। जियांग कुछ उलझन में था क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे विश्वास करना चाहिए या नहीं कि उसका नाम लियो सैंडो है, क्योंकि वह हमेशा परिणामों के बारे में सोचे बिना झूठ बोलती थी। लियो सैंडो उसके पास गई, उसे अपना पहचान पत्र दिया और उसे एक ईमानदार नजर से देखा। उसने उसे समझाया कि वह जो कह रही थी वह सच था। उसे नहीं पता था कि उसके माता पिता ने क्या सोचा होगा जब उन्होंने उसे यह नाम दिया था, लेकिन वह वास्तव में उसे धोखा नहीं दे रही थी। उसने यह भी कहा कि अगर उसे अभी भी उस पर विश्वास नहीं होता है तो वह उसका पहचान पत्र देख सकता है। जियांग ने उसका पहचान पत्र लिया, उसे पास लाया और करीब से देखने पर उसे एक गोलमटोल लड़की दिखाई दी। यह देखकर उसने लियो सैंडो से पूछा कि क्या उसे यकीन है कि वह वही व्यक्ति है जो फोटो में है। उसने अपने बालों की लटें पकड़ी, 2 पोनीटेल बनाने का नाटक करने लगी, अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने गाल फुला लिए और बताया कि यह फोटो 2 साल पहले ली गई थी, जब वह अभी बड़ी नहीं हुई थी और उसका वजन भी कम नहीं हुआ था। उसके चेहरे पर भाव देखकर जियांग ने अपना सिर पीछे घुमाया और जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर उसके पीछे उड़ रहे कीड़े कुछ भ्रमित हो गए। फिर उसने अपना सिर उसकी ओर घुमाया और गहरी निगाहों से उसे समझाया कि वह अभी भी उस पर भरोसा नहीं कर सकता और उसे नहीं पता कि वह रहस्य को छिपा पाएगी या नहीं, क्योंकि आखिरकार यह ऐसा कुछ था जो केवल मृत व्यक्ति ही कर सकता था। उसके वाक्य को पूरा करने से ठीक पहले वह कूद गई, स्टोरेज रिंग का इस्तेमाल किया जिससे एक पोर्टल दिखाई दिया। जबकि उसका एक हाथ पोर्टल में था, दूसरे हाथ से उसने एक स्क्रॉल निकाला और जियांग के पास जाने लगी। एक गंभीर नजर से उसने उससे कहा कि वह इस बारे में चिंता न करे। जियांग ने आश्चर्यचकित भाव से स्क्रॉल को देखना शुरू किया और उससे पूछा कि यह क्या है। उसने दोनों हाथों से स्क्रॉल खोलना शुरू किया और उसे समझाया कि यह छत का स्क्रॉल है। एक बार जब वह रहस्य बता देगी तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा। वह मरने से बहुत डरती थी और इसी वजह से उसने स्क्रॉल निकाल लिया था। उस समय एक सिस्टम विंडो दिखाई दी जिसने जियांग को सूचित किया कि उसने अपने जीवन के साथ उसके रहस्य की रक्षा करने की कसम खाई है। अगर उसने यह रहस्य उजागर किया तो उसे मार दिया जाएगा। यह देखकर वह कुछ हद तक हैरान था क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि दुनिया में ऐसा कुछ मौजूद है। कई सेकंड बाद उसने अपने हाथ से स्क्रॉल उठाया, एक आंख बंद की, दूसरी से उसे देखना शुरू किया और स्वीकार करने का फैसला किया। अब जब उसने गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे तो उसने अभी उसे नहीं मारने का फैसला किया। यह सुनकर उसने अपना सिर उसकी ओर घुमाया और पूछा कि इस स्क्रॉल की कीमत कितनी है।
उसने अपनी उंगली अपने गाल पर रखी, उसे देखने लगी और बताया कि इसका अनुमानित मूल्य लगभग 10 मिलियन था। जियांग ने स्क्रॉल को कसकर पकड़ लिया, उसके पास जाने लगा और गुस्से से देखते हुए उसने सोचा कि इसका मतलब है कि उसने स्टोरेज रिंग में मौजूद एकमात्र कीमती चीज का इस्तेमाल कर लिया है। उसे लगा कि वह मरने वाली है, इसलिए उसने हाथ मिलाना शुरू कर दिया और उससे कहा कि अगर वह उसके साथ घर आए तो उसके माता पिता उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और उसे और भी इनाम देंगे। जियांग ने उसकी ओर पीठ फेरी, दूर जाने लगा और समझाया कि कल सुबह उसे नाइट वॉच पर जाना है, इसलिए वह और समय बर्बाद नहीं कर सकता। यह कहने के बाद उसने उसे शुभकामनाएं दीं। वह खड़ी हो गई और जब वह उसे धीरे धीरे दूर जाते हुए देख रही थी तो उसने उसका ध्यान खींचा और उससे कहा कि वह उसे घर ले जाए क्योंकि उसका घर नाइट वॉच मुख्यालय से बहुत करीब था। उसके घर के पास एक टेलीपोर्टेशन स्टेशन था और उसने उसे आश्वासन दिया कि वह समय पर पहुंच जाएगा, हालांकि पहले तो उसने मना कर दिया। बाद में उसने उसकी बात सुनने का फैसला किया और कई घंटों बाद वे लियू परिवार की हवेली में पहुंचे। यह हवेली खूबसूरत और बहुत बड़ी थी, लगभग एक महल जैसी। उसी समय हवेली के अंदर बहुत सारे नकाबपोश आदमी एक महिला के सामने झुके हुए थे जो अपने सिंहासन पर बैठी थी। एक आदमी उसके पास आया और उसे बताया कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ था। यह सुनकर वह चौंक गई क्योंकि उसे नहीं पता था कि यह कैसे संभव हो सकता है। जाओ परिवार ने न केवल चोरी की और हत्या की बल्कि वे इस झूठ के साथ बहुत आगे बढ़ गए। यह देखकर कि वह क्रोधित थी, उस आदमी ने उससे उसके प्रति अपना गुस्सा शांत करने के लिए कहा, क्योंकि वह एक दुखी व्यक्ति था जिसने उसे पीड़ा दी थी। कई मिनट बाद लियो सैंडो कमरे में दाखिल हुई, अपनी माँ के पास गई, उसके बगल में बैठी, अपने घुटनों पर सिर टिकाया और रोने लगी। उसकी माँ ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और फिर अपने अधीनस्थों को गुस्से से देखने लगी। उसने जाओ परिवार के खिलाफ कुछ करने का निश्चय किया। उसका पति उसके पास गया, उसे गौर से देखा, अपने हाथों को बगल में फैलाया और गंभीर स्वर में उसे शांत होने के लिए कहा क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लियो सैंडो सुरक्षित और स्वस्थ वापस आ गई थी। उसने यह भी कहा कि जाओ परिवार देश में एक शक्तिशाली परिवार था और वे साधारण व्यापारी होने के कारण उनके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते थे। जियांग चुपचाप देखती रही और सोचती रही कि उसका असली नाम लियो सैंडो था। उसके पिता ने अपना शरीर जियांग की ओर घुमाया, उसे एक काला कार्ड दिया, अपनी आंखें बंद कीं और मुस्कुराते हुए उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए धन्यवाद दिया। उसने उससे यह काला कार्ड न फेंकने के लिए भी कहा। माँ ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया, अपनी आंखें बंद कीं और एक सुखद मुस्कान के साथ उसे बताया कि वह उनका उपकार करता है। उसने उसके लिए भोजन तैयार किया था ताकि वह शांति से खा सके और फिर उनके टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके निकल सके, जो बहुत तेज था। जियांग ने काला कार्ड लिया, अपनी आंखें बंद कीं और मुस्कुराते हुए उन्हें बताया कि वह खाने नहीं जा रहा है, लेकिन उस पल उसका पेट गुर्राने लगा। वह लाल हो गया, उसने अपना हाथ अपने सिर के पीछे रखा और मुस्कुराते हुए थोड़ा खाने का फैसला किया। यह देखकर उसके पिता ने उस जगह की ओर इशारा किया जहां भोजन था और इसे तुरंत व्यवस्थित करने का फैसला किया, जबकि दूसरी तरफ उसकी मां ने अपना हाथ उसके चेहरे के पास रखा, अपनी आंखें बंद कीं और मुस्कुराने लगी। लियो परिवार के सबसे अच्छे रसोइये ने भोजन तैयार किया। कुछ ही मिनटों में जियांग ने कई व्यंजन खा लिए, जब तक कि उसने उन्हें एक के ऊपर एक करके एक कॉलम नहीं बना दिया। एक वेटर जो दूसरा व्यंजन लेकर आ रहा था, उसके पास आया और यह देखकर वह कुछ हद तक भ्रमित और आश्चर्यचकित हो गया।
जबकि जियांग ने एक हाथ मेज पर टिका रखा था और दूसरे हाथ से मांस का एक टुकड़ा पकड़ा हुआ था। उसने सोचा कि कीड़ों की संख्या बढ़ गई है। उसकी भूख भी बढ़ गई। उसके बगल में लियो सैंडाओ बैठी थी। उसने अपना सिर उसकी ओर घुमाया और मुस्कुराते हुए उसे जल्दबाजी न करने और धीरे धीरे खाने के लिए कहा। उसके बगल में उसकी माँ और पिता बैठे थे, जिन्होंने बस अपनी आंखें बंद कर लीं और एक प्रसन्न मुस्कान के साथ चुपचाप जियांग को देखा। जियांग ने और भी अधिक खाना शुरू कर दिया। वह उसकी ओर देखने लगी और खुद को शर्माने और कुछ हद तक आश्चर्यचकित होने से नहीं रोक सकी। उसकी माँ, जो एक कप चाय का आनंद ले रही थी, ने उसके पिता को समझाया कि उनकी बेटी ने कहा था कि जियांग सृजन वर्ग से संबंधित है और उसका दिव्य पद है। उसके लिए वह बहुत अजीब था क्योंकि वह नहीं जानती थी कि वह कैसे उनकी बेटी को झाओयाओ परिवार के हाथों से बचा पाया था। उसके पिता ने अपना हाथ अपनी ठोड़ी के नीचे रखा, जियांग को देखना शुरू किया और उसे समझाया कि हालांकि उनकी बेटी यह कहना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्हें यकीन था कि जियांग में छिपी हुई क्षमताएं थीं और वह उतना बेकार नहीं था जितना वह दिखता था। उन्होंने यह भी कहा कि वह सुंदर था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और मुस्कुराते हुए उन्होंने सोचा कि अगर वह झाओयाओ परिवार के खिलाफ लड़ने में उनकी मदद कर सकता है और उनकी बेटी को उसकी पूरी जिंदगी की रक्षा कर सकता है, तो वह सही व्यक्ति हो सकता है। उसकी मां ने जियांग से संपर्क किया और एक सुखद मुस्कान के साथ उससे पूछा कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। उसने यह भी कहा कि उनके परिवार में सैंडो का भी कोई प्रेमी नहीं था। उसका छिपा हुआ पेशा भी काफी अच्छा था। व्यवसाय में विशेषज्ञ होने के अलावा वह एक वित्तीय प्रबंधक भी हो सकती थी। उसके पिता उसके पीछे खड़े थे, उसे अंगूठा दिखाया और समझाया। सैंडो का शरीर भी बहुत सेक्सी था क्योंकि उसका माप 36-24-36 था। उन्होंने यह भी कहा कि वे एक आदर्श युगल हैं और उन्होंने अपने भविष्य के बच्चों के नाम भी सोच लिए हैं। जियांग, जो एक गिलास पानी पी रही थी, ने उसे मेज पर छोड़ दिया, पानी थूक दिया और चौंक गई। अपने माता पिता के प्रस्ताव को सुनकर वह टमाटर की तरह शर्मा गई और आश्चर्य करने लगी कि क्या हो रहा है। बिना एक पल सोचे जियांग भाग गई और उनके आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। वह यह बहाना बनाकर चला गया कि उसका पेट भर गया है और अभी भी कुछ जरूरी काम है। यह देखकर उसके पिता ने उसे थोड़ी देर और रुकने के लिए कहा क्योंकि वे उससे बात करना चाहते थे। सैंडो अपने पिता के पास गई, उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और उसे चुप रहने के लिए कहा। उसकी मां ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया और उसे निराश नजर से देखने लगी। वह कुर्सी पर बैठ गई। उसके पिता उसके पास आए और कहा कि उनका दामाद चला गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पत्नी होने के नाते उन्हें उनसे अलविदा कहना चाहिए। उसकी मां उनके पास आई और उससे कहा कि चिंता न करें क्योंकि उसके पिता के पास ब्लैक कार्ड का स्थान है। वह जहां भी जाएंगे वे उनका पीछा करेंगे। यह सुनकर उसने अपने दोनों हाथों से अपने घुटनों को पकड़ लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और चीखकर उन्हें चुप रहने को कहा। वह नीचे देखने लगी और जियांग की कल्पना करने लगी। उसने सोचा कि भले ही वह सुंदर और मजबूत था, लेकिन वह भयानक भी था। और भले ही वह वास्तव में भयानक था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह सुंदर और मजबूत था। उसी समय झिउ परिवार में परिवार के मुखिया झिउ युआनचुन को पता चला कि उनके पोते कुनवू की मृत्यु हो गई है। यह खबर सुनकर वह क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका। अपने चेहरे पर गुस्से के भाव के साथ उसने अपने अधीनस्थों को हत्या की पूरी तरह से जांच करने का आदेश दिया। वह नहीं जानता था कि यह किसने किया था और उसका मानना था कि झिउ जियांगो जिम्मेदार था।
इसलिए उसने अपने दूसरे पोते को तुरंत किसी को उसकी जांच करने के लिए भेजने का आदेश दिया। जब एक आदमी उसके सामने झुका हुआ था, तो जिउ बेहेंग नाम का एक और आदमी, जिसका एक हाथ उसकी पैंट की जेब में था, अपने दादा के पास जाने लगा। उसने अपना दूसरा हाथ बगल की ओर बढ़ाया और बताया कि कुनवो पहले से ही 20 साल से ज्यादा उम्र का था और दूसरे बदलाव के सिर्फ 30वें स्तर पर पहुंचा था, इसलिए वह बेकार था। यह कहने के बाद उसने उससे पूछा कि एक बेकार व्यक्ति की मौत में क्या दुख की बात है, और अपने दादा से कहा कि इस पर इतना गुस्सा करने लायक नहीं है। जिउ युआनचुन, जो अपनी कुर्सी पर दोनों हाथों को घुटनों पर टिकाए बैठा था, जिउ बेहेंग को देखने लगा और उससे कहा कि कुनवो वाकई औसत दर्जे का था, उसकी तुलना में कुछ भी नहीं। इसलिए यह अफसोस की बात नहीं थी कि वह मर गया। उसने यह भी कहा कि वह उसका पोता था। कुत्ते को मारने के लिए भी आपको यह देखना होगा कि उसका मालिक कौन है। वह जानना चाहता था कि देश में किसमें इतनी हिम्मत थी कि वह जिउ परिवार के किसी व्यक्ति को मार सके। यह सुनकर जिउ बेहेंग मुस्कुराने लगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ से एक बुरी ऊर्जा निकलने लगी। उसने अपने दादा से कहा कि वे इस तुच्छ मामले के बारे में चिंता न करें, क्योंकि तांजियाओ शिविर का मामला खत्म हो चुका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोषी कौन है, वह उसकी जगह पर इसका ख्याल रखेगा। उसी समय जियांग रात की निगरानी के कार्यालय में गया। उसने दरवाजा खोला और अंदर गया, जहां झाई गैंग और कई अन्य लोग थे। उसने अपना शरीर एक तरफ घुमाया और यह देखकर कुछ हैरान हुआ कि जियांग आ गया था। वह उनके पास चलने लगा, अपने सिर के पीछे हाथ रखकर खुद को जियांग चेन के रूप में पेश किया, रात की निगरानी का नया सदस्य। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि यहाँ इतने सारे लोग क्यों थे। झाई गैंग उसके पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा, अपनी आंखें बंद की, दूसरे हाथ को बगल में बढ़ाया और मुस्कुराते हुए उसे बताया कि वे उसका इंतजार कर रहे थे। यह सुनकर जियांग कुछ हैरान हुआ। झाई गैंग ने उसे अपने समूह के नए प्रमुख सदस्यों से मिलवाने का फैसला किया। पहला व्यक्ति यू जियाओ था, जो एक स्तर 45 उपचारक था, जो दूसरे चरण में था। वह सबसे छोटी थी, लेकिन अब उसने उससे वह पद छीन लिया था। यह सुनकर उसने अपना हाथ अपने मुंह के पास रखा, जियांग को देखने लगी और शर्माने लगी और सोचने लगी कि वह बहुत सुंदर है। यह पहली बार था जब उसने किसी ऐसे अच्छे दिखने वाले व्यक्ति के साथ काम किया था। दूसरा सदस्य डुआन फेंग था, जो लेवल 49 का तीरंदाज था और वह दूसरे चरण में भी था। वह ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन काफी घमंडी था। उसने अपना हाथ अपने कमर पर रखा, दूसरे हाथ को अपने माथे के पास रखा और मुस्कुराते हुए उससे कहा कि वह उससे मिलकर बहुत खुश है। तीसरा सदस्य क्यू बिलिंग था, जो लेवल 49 का योद्धा था। हालांकि उसका शरीर छोटा था, लेकिन वह मजबूत और बहुत बातूनी था। वह जियांग के पास गया, उसके सामने खड़ा हुआ, अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराते हुए उसे समझाया कि दिव्य स्तर का पेशेवर सदस्य होना जीवन भर के लिए गर्व करने के लिए पर्याप्त उपलब्धि है। चौथा सदस्य जेन टैंग नाम की एक महिला थी, जो तीसरे चरण में एक गुरु थी। वह 61वें स्तर की थी और अग्नि वर्ग से संबंधित थी। वह एक उपकमांडर भी थी। वह उनके पास गई, क्यू बिलिंग और जियांग के सिर पर हाथ रखा, उन्हें दुलारना शुरू किया और एक सुखद मुस्कान के साथ उनसे भविष्य में अपनी चाची तांग को बुलाने के लिए कहा। उसने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें हर दिन खाने के लिए मांस मिलेगा। एक सुखद मुस्कान के साथ जियांग ने खुद को सृजन वर्ग से एक विनम्र जागृत व्यक्ति के रूप में पेश किया। उसने पूछा कि वह उनसे इतना उत्साह कैसे प्राप्त कर सकता है। गहराई से वह जानता था कि भले ही यह स्पष्ट हो,
भले ही यह दिव्य स्तर का हो, आध्यात्मिक गुरु के सृजन वर्ग को लोग अच्छी तरह से नहीं मानते थे। जी गैन ने एक हाथ अपनी जेब में डाला, दूसरे को बगल में बढ़ाया और उससे कहा कि दिव्य स्तर के आध्यात्मिक गुरु सृजन वर्ग का होना कोई बुरी बात नहीं है। उसने उससे कहा कि वह उन मूर्खों पर ध्यान न दे जिनकी कोई अच्छी नजर नहीं है और जो केवल बकवास करते हैं। वे सभी उस पर भरोसा करते थे। जेन टैन ने अपने हाथ अपने कूल्हों पर रखे, अपना सिर उसकी ओर घुमाया और मुस्कुराते हुए उससे कहा कि वह खास है क्योंकि उसने उनमें से एक बनना चुना है। रात की निगरानी। अब से यह उसका घर होगा। जी गैंग उसके पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा और मुख्य मुद्दे पर बात करने का फैसला किया। उसने अपना हाथ एक तरफ बढ़ाया और गंभीर नजर से समझाया कि अगर वह टीमें दाखिला लेना चाहता है ट्रेनिंग कैंप में, उसे 20 से ज्यादा लेवल का होना जरूरी था। उसे नहीं पता था कि जियांग है या नहीं। शांत नजर से जियांग ने उसे बताया कि अब वह 17 लेवल का हो गया है। यह सुनकर वह यह देखकर कुछ हद तक हैरान हो गया कि उसने सिर्फ 3 दिन पहले ही नौकरी बदली थी और वह पहले से ही 17 लेवल का हो गया था। उसने जियांग को कंधों से पकड़ा, अपनी आंखें बंद की, जोर से हंसने लगा और सोचा कि उसने उसे चुनकर कोई गलती नहीं की है। उसे विश्वास था कि जियांग में वाकई दिव्य प्रतिभा है और उसके लिए 3 दिनों में 3 लेवल आगे बढ़ना मुश्किल नहीं होगा। उसने उसे तुरंत तंजियाओ जीनियस कैंप में भर्ती कराने का फैसला किया। जी गैन ने अपनी आंखें खोलीं, अपना सिर एक तरफ घुमाया और देखा कि बाकी सभी लोग उसे गंभीर भाव से देख रहे थे। उसने अपना हाथ अपनी जेब में डाला, जियांग की ओर अपना शरीर घुमाया और गंभीर नजर से उससे पूछा कि क्या पिछले 3 दिनों में वह किसी बहुत खतरनाक व्यक्ति के साथ मुसीबत में पड़ गया है, क्योंकि एक अज्ञात तीसरी कक्षा का मास्टर उनकी दिव्य कक्षा का उपयोग करके उसके ठिकाने की जांच कर रहा था। उसने अपना सिर एक तरफ घुमाया, जमीन की ओर देखने लगा और यह सुनकर कि एक तीसरी कक्षा का मास्टर उसकी जांच कर रहा है, वह सोच में पड़ गया कि क्या यह जाओ परिवार का कोई सदस्य हो सकता है। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।